एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या आर्थिक विकास या बेहतर जीडीपी रेट ही सफिशिएंट है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ना या आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का बढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ वो जॉब लेड मॉडल होना चाहिए। जॉब लेड का मतलब अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक संख्या में रोजगार पैदा होनी चाहिए ताकि लोगों को काम मिले, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और उनके जीवन में खुशहाली आए। सिर्फ विकास दर या आंकड़ों के ही आधार पर हम ये बात नहीं कह सकते कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खुशहाली की तरफ जा रही है। और इसको कहते हैं मॉडल ऑफ जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना तीव्र आर्थिक विकास के साथ अधिक रोजगार कैसे पैदा करेंगे। यही साल 2022 में इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना तीव्र आर्थिक विकास के साथ अधिक रोजगार कैसे पैदा करें। ऐसे ग्रोथ मॉडल को आप बताइए, उस पैटर्न को बताइए, ऐसा क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आर्थिक विकास के उस पैटर्न का सुझाव दीजिए जिससे श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार का सृजन हो। तो आप इसकी शुरुआत इस पैरा से करेंगे। आर्थिक सुधारों के बाद 1991 में 1991 में जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने देश में आर्थिक सुधारों को लागू किया और उसके बाद बड़े बदलाव आए, बड़े पैमाने पर बदलाव आए। उदारीकरण का रास्ता देश ने अपनाया। तो आर्थिक सुधारों के बाद देश में क्या बदलाव आया, इस पर आरबीआई की स्टडी है। आरबीआई की स्टडी बताती है कि जिन उद्योगों ने आईसीटी को अपनाया है वहां पर समग्र उत्पादकता बढ़ी है। समग्र उत्पादकता यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया है। आईसीटी को जिन्होंने अपनाया है, जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिन उद्योगों ने, उनकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। ये पहला इंपॉर्टेंट पैरा आपको लिखना है आरबीआई के अध्ययन को कोट करते हुए। और फिर लिखना है पिछड़े जो उद्योग हैं, जिन जो उद्योग पिछड़ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी को बेहतर करके, खासकर आईसीटी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके और प्रबंधकीय रणनीतियों को अपनाकर दूसरे उद्योगों से लाभ उठा सकते हैं। और भले ही सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 54% है, उसके बाद भी यह जो है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं और इसमें भी सेवा क्षेत्र में पूरी तरह से आईसीटी इनेबल्ड अभी नहीं हुआ है। अभी भी विभिन्न ऐसे इलाके हैं सेवा क्षेत्रों में जहां पर डिजिटल इंक्लूजन की जरूरत है। तो आप ये लिखेंगे सेवा क्षेत्रों में भी ये चीजें पूरी तरह से हम लागू करके हम अपनी प्रोडक्ट उत्पादकता को बेहतर कर सकते हैं। सेवा क्षेत्रों के विकास में टीएफपी यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। इसलिए कम है कि जब इसका योगदान ज्यादा है तो इसमें टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन भी ज्यादा होना चाहिए। भाई जिसका रोल ज्यादा है उसका आधार भी तो बड़ा होना चाहिए ना। जब आपका रोल बढ़ रहा है तो आप में नई नई टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होनी चाहिए। और आप लिखेंगे कि ये, हाँ, इस क्षेत्र को अभी भी अपनी क्षमता तक पहुंचना बाकी है। तो फिर क्या मॉडल होना चाहिए भारत में आर्थिक विकास का? ऐसा क्या मॉडल हो जो कि आपके देश को जीडीपी की रफ्तार भी बढ़ाए, श्रम उत्पादकता को भी बेहतर करे और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दो। यही मॉडल आपके एग्जाम में पूछ रहा है। क्या मॉडल होगा? क्योंकि आप पॉलिसी मेकर बनने जा रहे हैं। एक पॉलिसी मेकर से उम्मीद की जाती है कि वो देश को दिशा देगा, नीतियां बनाएगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो कि देश को समावेशी विकास की तरफ ले जाएंगे। तो ये मॉडल आपके विजन की परीक्षा है इस क्वेश्चन में। तो क्या मॉडल होना चाहिए?
आप ये रिपोर्ट कोट करेंगे, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई है 2 साल पहले, और इस रिपोर्ट ने कहा है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है, भारत को 8% जीडीपी विकास दर हासिल करने के लिए अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी को 6.3% बढ़ाना होगा। 6.3% आप भारत को अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, कितने जीडीपी के लिए? 8% जीडीपी के लिए। और फिर कहा कि अगर 9% की जीडीपी चाहिए तो आपको लेबर प्रोडक्टिविटी 7.3% करना होगा। ये दोनों डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे हो सके डेटा कुछ और आ जाए तो आप उसको लिखेंगे। फिलहाल के लिए ये डेटा है आपके सामने। फिर ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के लिए जो प्रोडक्टिविटी का जो चैलेंज है वो क्या है, लगभग दो गुना है, दो जगहों पर है, दो मोर्चों पर है। पहला, जो समग्र श्रम उत्पादकता है उस स्तर तक कैसे बढ़ाया जाए जो कि जीडीपी विकास दर बेहतर करे, जीडीपी विकास दर बढ़ाए। और दूसरा, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र जो सेक्टर पिछड़ गए हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, और ये प्रोडक्टिविटी आपके विकास को लॉन्ग टर्म ले जाए। तो इसके दो बातें हो गई। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दो बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला तो डेटा बताता है कि 8% जीडीपी के लिए आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। दूसरा, 9% जीडीपी के लिए आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। और फिर कहता है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में। और फिर ये जो स्लाइड है काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट कहती है कि विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, परिवहन, भंडारण और कम्युनिकेशन, इसने 16 साल के भीतर, मतलब साल 2000 से 16 के भीतर श्रम उत्पादकता में बहुत योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सारे सेक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि किन में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया है। हमने किन किन कौन से ऐसे इलाके हैं जिसमें हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया है। विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, परिवहन, भंडारण और संचारण, इसने 16 साल के भीतर लेबर प्रोडक्टिविटी को काफी अच्छा किया है। और कौन पिछड़ गया है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अच्छा नहीं किया, एग्रीकल्चर ने अच्छा नहीं किया, और खनन क्षेत्र ने अच्छा नहीं किया। ये आपको याद रखना है, और ये आगे एक दशक तक बना रहेगा, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। भारत में इस तरह की चुनौतियां जल्दी खत्म करना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए बहुत विजन चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी मेकिंग लेवल पर और जनता के भी लेवल पर, टेक्नोलॉजी लेवल पर, और दूसरा निवेश के माहौल पर, दुनिया में मंदी ना हो, ये सारी चीजें हैं। तो कौन सी चीजें आपके देश में अच्छा करी है? विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति, परिवहन, भंडारण और कम्युनिकेशन, ये आपके लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। ये सारे सेक्टर एकदम अपनी कॉपी में ठीक से नोट करिएगा। और कौन पिछड़ गए हैं? कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और माइनिंग। तो आपके क्वेश्चन का डिमांड क्या है? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका मॉडल क्या होना चाहिए, कैसे इन तीनों एरिया को आप बेहतर करेंगे। तो कैसे बेहतर करेंगे, वही मॉडल, वही चीज अपनाएंगे जो मैंने आपको बताया है। ये फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे, और कैसे क्या करेंगे बताइए, वही जो मैंने आपको बताया। ये जो तीन एरिया है उनको फोकस करेंगे, और इन तीन एरियाज में फिजिकल कैपिटल बढ़ाएंगे, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएंगे, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र में फिजिकल कैपिटल बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब कृषक भाइयों को ज्यादा स्किल प्रोवाइड करेंगे, और तीसरा टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। और फिर क्या करेगा? आपका जीडीपी बढ़ाएगा। यही काम आप माइनिंग सेक्टर में करेंगे। माइनिंग में फिजिकल कैपिटल को बढ़ाएंगे, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएंगे, और टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे। इस फ्लो चार्ट को अगर याद रखेंगे तो, अगर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को
बच्चे बहुत सारे फैक्ट्स नहीं याद कर पाते हैं, तो आप इनकी मदद से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या करेंगे, फिजिकल कैपिटल बढ़ाएंगे, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी। एक पैरा आप सिर्फ इस फ्लो चार्ट की मदद से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये फ्लो चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखना ही लिखना है, डालना ही डालना है। यही आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा आपकी परीक्षा में। अब मॉडल क्या होना चाहिए, ये मॉडल आप बताएंगे पर किसी का आधार लेके बताएंगे। ये मॉडल है मैकिन्से का। मैकिन्से एक रिसर्च कंपनी है जो कि विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था कैसे इंपावर हो, कैसे सशक्तिकरण की राह पे चले, जीडीपी बढ़े उस देश में, विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति है वो बेहतर हो, उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट निकालती है और इस तरह विभिन्न देशों को आगे बढ़ने में उनको सुझाव देती है। तो मैकिन्से की रिपोर्ट आई है और उसने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैकिन्से ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए हैं मैकिन्से ने? पहले कह रहा है कि ये जो हाई पोटेंशियल सेक्टर है उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाइए। हाई पोटेंशियल सेक्टर मतलब जिन क्षेत्रों की क्षमता पहले ही बहुत ज्यादा है उसको प्रतिस्पर्धी बनाइए। जो स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है उसको कॉम्पिटेंट बनाइए। अगर कॉम्पिटेंट नहीं बनेगा तो उसकी प्रतिभा बेकार हो जाएगी, उसका पोटेंशियल बेकार हो जाएगा। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो हाई पोटेंशियल हैं और उनको कम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है? वो है जो मैकिन्से ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, ये मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है देखिए, टेक्सटाइल्स, अपैरल, अपैरल माने कपड़ा उद्योग, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवा उद्योग, और मेडिकल डिवाइसेज जो उपकरण हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग किए जाते हैं। देखा होगा आपने, सीटी स्कैन के लिए सीटी स्कैनर होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, दुनिया भर के उपकरण हैं। और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं। तो भारत इसमें बहुत पोटेंशियल है, भारत में बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं, उनको कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत है। तो ये यही मॉडल सजेस्ट कर रहा है कि ये जो एरियाज हैं इसमें इसको कॉम्पिटेंट बनाया जाए, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, क्योंकि इन एरिया में जो भारत का जो एक्सपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1.5% है और इंपोर्ट लगभग 2.5% है। माने आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जब कॉम्पिटेंट हो जाएगा तो इसकी कहानी उल्टी हो जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये पहला मॉडल हुआ आपका, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस इन हाई पोटेंशियल सेक्टर्स। दूसरा दूसरा ये क्या कर रहा है, जो इफिशियंसी इंजन्स हैं, ऐसे इंजन जो आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार देते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये कौन से इंजन है, ध्यान दीजिए। वो है पावर सेक्टर, बिजली के बिना कुछ होता नहीं है, लॉजिस्टिक्स के बिना भी कुछ नहीं होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो वित्तीय सेवाएं हैं वो आधार होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, ऑटोमेशन स्वचालित जो तकनीकी होती है, और गवर्नमेंट सेवाएं जो सरकारी सेवाएं हैं जिनके लिए विभिन्न कंपनियां सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। वहां पर इनफिशियंसी को घटाएं, अक्षमता को घटाएं, टेक्नोलॉजी लेके आए, उनको और बेहतर करें और वहां जो कमियां हैं उनको खत्म करें। और ये इफिशियंसी इंजन को फोकस करने के लिए यहां पर ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर मेंटेनेंस पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि मशीनरी पुरानी हो गई हो और फिर भी हमने उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेंटेनेंस पर ध्यान दें। स्मार्ट सेफ्टी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि आए दिन विभिन्न श्रमिकों के सामने सेफ्टी की चुनौतियां होती हैं। अगर सेफ्टी की चुनौतियां होंगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उस श्रमिक भाई के अंदर डर बैठेगा और काम नहीं करेगा ठीक से। स्मार्ट सेफ्टी मैनेजमेंट का क्या मतलब, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आधारित जो सेफ्टी मैनेजमेंट है ना, आपने देखा होगा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पर एक निश्चित समय के बाद खतरा आ सकता है, जो आईसीटी इनेबल्ड है। तो इसी को स्मार्ट सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। इनका इस्तेमाल करें और
इसके जरिए इसने आंकड़े दिए हैं मैकिन्से ने कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को लगभग 11% तक बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद तीसरा उन्होंने मॉडल दिया है कि जो लिविंग और वर्किंग के जो नए तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। नए तरीके क्या हैं? अब आज पूरी दुनिया जो है ई कॉमर्स से गाइड हो रही है और सप्लाई चेन भी डिजिटल होता जा रहा है। कोविड के बाद ये चीजें और मजबूत हुई हैं। यानी कि यहां पर जो तीसरा मॉडल है, तीसरे मॉडल में बात की जा रही है, ई कॉमर्स की बात की जा रही है और डिजिटल इनेबल्ड सप्लाई चेन की बात की जा रही है। दो चीजें बात की जा रही है और मैकिन्से कह रहा है अगर ये दो चीजें की जाएं तो इससे $125 बिलियन आपके जीडीपी में ऐड हो सकता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगभग $150 बिलियन आपकी जीडीपी बढ़ सकती है। और इसके अलावा लगभग 50 लाख से अधिक जो लोग हैं, जिसमें स्टोर कीपर्स हैं, ई कॉमर्स वर्कर्स हैं, उनका जीवन बेहतर हो सकता है। मतलब 50 लाख जो रोजगार हैं और बेहतर होंगे और लगभग $150 बिलियन की इकोनॉमी बेहतर आगे आगे जाएगी। मतलब ये आपको दोहरा फायदा करेगा। तो ये जो तीसरा तरीका है लिविंग और वर्किंग का, नया तरीका क्या? ई कॉमर्स और डिजिटली जो सप्लाई चेन है उनको बेहतर किया जाए, जो आपकी इकोनॉमी को भी बेहतर करेंगी और लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार में और भी मजबूती देंगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो थर्ड का ही दूसरा दूसरा हिस्सा है। मैकिन्से की रिपोर्ट ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज ने विभिन्न देशों में मिटिगेशन और एडेप्टेशन की तकनीकियां इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। मिटिगेशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना और एडेप्टेशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस को कम करने की दिशा में विभिन्न तकनीकियां इस्तेमाल करना। तो उसका ये जो चीजें हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास को बेहतर करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, अवसर प्रदान कर रहा है। विभिन्न देशों को, खासकर भारत को, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनानी चाहिए। और इसके अलावा मैकिन्से ने बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारी कैपेसिटी है 87 गीगावाट है, उसको बढ़ाकर 375 गीगावाट करिए और उसमें विंड और सोलर एनर्जी, जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है, उसको योगदान को बढ़ाइए। तो ये है 3 मॉडल जिसकी मदद से आप अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे।